बच्चों ये है हमारा लेक्चर 242 और हम कर रहे हैं आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हनीसकल में से आपका चैप्टर 10 जिसका नाम है द बनियान ट्री। ये चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 124 पे। ये चैप्टर पढ़ो द बनियान ट्री। इससे पहले आपने क्या कभी मोंगूस देखा है? मोंगूस का मतलब ये, मोंगूस मतलब नेवला, ये नेवला है, ठीक है, ये नेवला, ठीक है। क्या आपने कभी मोंगूस देखा है? तो आपने ये मोंगूस के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ा था कि मोंगूस जो है फाइट करता है और स्नेक को किल कर देता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये वो, यहाँ मोंगूस है, ये स्नेक है, ठीक है। दिस इज मोंगूस, दिस इज स्नेक, ठीक है। The fight of the cobra and a mongoose is a classic drama often seen in India. आपने बहुत टीवी सीरियल्स में या पिक्चरों में या इवन रियल लाइफ में भी आपने कोबरा और मोंगूस का फाइट देखा है, मतलब सुना है या देखा है। एक क्लासिक ड्रामा है, मतलब ये पुराने ज़माने से दिखा हुआ एक ड्रामा। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम। मोस्टली आपको रिजल्ट पता होता है कि जब एक सांप और नेवला लड़ते हैं तो क्या होता है। द mongoose is not immune to the venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike, but the quick moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction. Before the snake can get into striking position, this constant tires and discourages the ant. The mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. Mostly जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला ही जीतता है। मोस्टली यही एक मतलब रिजल्ट यही होता है। कैसे? The mongoose is not immune to the venomous bite. mongoose मतलब नेवला, नॉट इम्यून का मतलब विनोमिनस बाइट। विनोमिनस बाइट मतलब ये जो जहरीला डंक होता है, जो सांप का जहरीला डंक होता है, मोंगूस उससे इम्यून नहीं हो पाता। इम्यून मतलब बच नहीं पाता, वो जहरीले डंक से नहीं, मतलब डंक जहरीला होता है सच में, तो मोंगूस का उसके पास कुछ इम्यूनिटी नहीं होता है, उसके शरीर में कुछ ऐसा नहीं है कि वो डंक से बच जाए। अगर उसको डंक लग जाए तो वो मर सकता है मोंगूस। उसके शरीर में कुछ ऐसा होता नहीं है कि वो डंक से बच पाए। पर मोंगूस की खासियत क्या है, नेवले की खासियत क्या है, खासियत या उसकी स्पेशलिटी क्या है कि मोंगूस इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक। वो स्नेक से ज्यादा फास्ट होता है, उससे ज्यादा क्विक होता है, मोशन में उससे ज्यादा फास्ट, उससे ज्यादा क्विक होता है। The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike. तो कोबरा क्या करता है? कोबरा assumes a posture of defense. कोबरा मतलब खुद को बचाने की फिराक में रहता है। कोबरा assumes a posture of defense and attempts to reach the animal. वो एनिमल तक पहुंचता है और वो उसको मतलब The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike, but the quick moving jump out of reach. मतलब वो तुरंत घसीटता उसको मतलब उसको अटैक करने जाता है, पर वो जो मोंगूस है वो उसकी पकड़ से भाग जाता है। फिर स्नेक दूसरी डायरेक्शन से आता है, मतलब इतना फास्ट होता है, मतलब कोबरा ऐसे आएगा वो ऐसे उछलेगा, यहाँ आएगा ऐसे उछलेगा, ऐसे 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 उछलता ही रहेगा। बिफोर द स्नेक कैन गेट इन टू स्ट्राइकिंग पोजिशन अगेन, मतलब स्नेक फिर से उसको मारने इससे पहले वो फिर कूदेगा, इस तरह से वो कूदता ही रहेगा। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक एंड द mongoose इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड bury इट्स टीथ इन द स्नेक। अब क्या होता है, स्नेक थक जाता है, मतलब स्नेक का ये डंक इसे मार सकता है, पर मोंगूस इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो जंप करता है, कभी इधर जंप करेगा, कभी उधर जंप करेगा, कभी इधर कभी उधर, तो इस तरह से जंप करता रहता है। ये जो कांस्टेंट मूवमेंट है स्नेक का उसे टायर कर देता है। दिस कांस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड मतलब जो मोंगूस का घड़ी का मूवमेंट है, इधर आना फिर उधर जाना, इधर आना उधर जाना, वो स्नेक को एकदम से डिस्करेज कर देता है, उसको थका देता है।
और mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake. तो अब क्या होता है, mongoose ये जो नेवला होता है वो अब उसके बिल्कुल नजदीक जाके जंप मारता है और उसके यहाँ गर्दन पे जोर से काट खाता है, ठीक है। और इतनी जोर से काटता है कि उसके जो सारे ये जॉइंट्स होते हैं स्नेक के वो पूरे उसको खलास कर देता है, मतलब इस तरह से उसे मार देता है, ठीक है। मतलब इसका डंक सच में जो बाइट है, स्नेक बाइट है, वो सच में विनोमिनस होती है, जहरीली होती है। बट mongoose इतना ज्यादा क्विक होता है कि उसको थका देता है, थका के फिर आखिर उसके भी दांत नुकीले ही होते हैं तो इसको एकदम बाइट कर देता है यहाँ और स्नेक खत्म हो जाता है। तो मोस्टली अगर mongoose और स्नेक की लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, तो विनर मोस्टली mongoose ही रहते हैं क्योंकि वो ज्यादा क्विक होते हैं। ये मतलब ये एक स्टार्टिंग दी हुई है इस चैप्टर के अंदर। अब हम देखते हैं पेज 125 पे। 125 पे You must have seen a banyan tree. This is a story about what the author saw as a young boy when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. तो आपने बनियान ट्री, बरगद का पेड़ सुना भी होगा, बनियान ट्री देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो आपने एक बनियान ट्री देखा होगा और ये स्टोरी है कि ऑथर ने क्या देखा। जब वो एक छोटा लड़का था तो ऑथर ने क्या देखा, जब वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था अपने ग्रैंडफादर के हाउस में, अपने वो दादा के घर गया हुआ था और उसने वो बैठा था ओल्ड बनियान ट्री के नीचे। ये है पेज 125। सो पार्ट 1, though the house and ground belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because at 65 I could no longer climb it. क्या बोल रहा है ऑथर? पहले तो ऑथर क्या बोल रहा है कि भाई ये जो घर है और ये जो जमीन है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की ही है, मतलब ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ की है, मेरे दादा दादी की घर। पर ये जो इतना मैग्निफिसेंट, इतना जो विशाल बनियान ट्री है वो तो सिर्फ मेरा ही है। क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो इतने बूढ़े हो गए हैं, 65 के हो गए हैं, वो उसे क्लाइंब नहीं कर सकते, वो उसे मतलब उस पे चढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए ये बनियान ट्री मेरा ही है। सेकेंड पैराग्राफ, Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pressure. इसकी जो फैली हुई ब्रांचेस हैं, इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, इसकी जो ब्रांचेस फैली हुई हैं, विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, इसकी जो फैली हुई ब्रांचेस हैं, इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, गेव मी एंडलेस प्लेजर्स। तो इसकी जो फैली हुई ब्रांचेस हैं, जिसकी जो स्प्रेडिंग ब्रांचेस हैं, जो कि विच हंग टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड में लटक रही हैं, इसकी जो ब्रांचेस लटक रही हैं और फिर से वो रूट बन जाती हैं और बहुत सारे पैसेजेस, ट्विस्टिंग पैसेजेस, मतलब आप देखते हो कैसे डोरियां लटकती रहती हैं, डोरियां। सो ये जो ब्रांचेस इसकी स्प्रेड है, फैली हुई जड़ें हैं, जो इसकी ब्रांचेस फैली जा रही हैं, जो कि ग्राउंड से हंग की हुई हैं, ग्राउंड से निकलती हैं, टुक रूट अगेन, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस। तो बहुत सारे मतलब ब्रांचेस ऐसे सीधी नहीं होती हैं, इसकी जो ब्रांचेस मतलब इसकी जो पेड़ की शाखाएं होती हैं वो घड़ी घड़ी फैली हुई होती हैं, ट्विस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। सो forming a number of twisting passages gave me endless pleasure. Among them were squirrels and snails and butterflies. तो इन सब में कौन कौन था? स्क्वायरल्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं और बटरफ्लाइज भी होते हैं। सो इन सब में स्क्वायरल्स, स्नेल्स और बटरफ्लाइज होते हैं। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस। ये जो मेरा ट्री था, ये जो मेरा पेड़ था, वो मेरे घर से भी पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, ये जो ट्री है, बनियान ट्री है, मेरे ग्रैंडफादर से भी पुराना है, मतलब 65 ईयर से भी पुराना है और देहरादून से भी पुराना है, मतलब देहरादून जितना ही पुराना है मेरा ट्री।
behind thick green leaves and spy on the world below। मतलब ये ट्री क्या करता है, ये इतने ज़्यादा पत्ते हैं इसके ऊपर, इतने ज़्यादा मोटे मोटे पत्ते हैं ग्रीन कलर के कि वो पूरे दुनिया पे उन पत्तों से जासूसी करता है। ये मतलब ऐसे इमेजिन कर रहा है, पहले वो पूरा बता रहा है कि इसकी जो सारी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस का मतलब जो सारी इसकी शाखाएं हैं वो फैली हुई हैं, जो ग्राउंड से लगी हुई हैं, और फिर से वो रूट से फिर से बन जाती हैं, और बहुत सारे ट्विस्टिंग पैसेजेस बनते हैं, और ये देखने में मुझे मज़ा आता है। फिर इसके अंदर स्क्वायरल्स होती हैं, क्या क्या कौन कौन से एनिमल्स हैं, स्क्वायरल्स, स्नेल्स और बटरफ्लाइज होते हैं। मतलब इसके अंदर स्क्वायरल रहती है, स्नेल रहती है, बटरफ्लाई रहते हैं। और ट्री कितना पुराना है, ट्री पुराना है ग्रैंडफादर के घर जितना। ग्रैंडफादर का घर है उससे भी ज़्यादा पुराना, ग्रैंडफादर खुद जितने पुराने उससे भी पुराना, जो देहरादून है जहाँ ये ऑथर रहता है उससे भी पुराना उसका बनियान ट्री है। इफ़ आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं खुद को इन ब्रांचेस में छिपा लूँगा, मतलब खुद को इसकी शाखाओं में छिपा लूँगा, जो इसके पत्ते हैं ग्रीन कलर के पत्ते हैं उसके पीछे छुपा दूंगा, और मैं पूरी दुनिया पे स्पाई करूँगा, मैं पूरी दुनिया पे एक डिटेक्टिव बन जाऊंगा, मैं देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ वो ब्रांचेस की बात कर रहा है कि ब्रांचेस जिस तरह से मतलब शाखाएं हैं फैली हुई हैं, फिर वो ट्री की, फिर वो बता रहा है स्क्वायरल्स, स्नेल्स और बटरफ्लाइज रहते हैं। वो बता रहा है पेड़ बहुत पुराना है, ग्रैंडफादर से भी पुराना, हाउस से भी पुराना, वो देहरादून जितना ही पुराना है, देहरादून जगह का नाम है। फिर वो बोलता है ऑथर, पोएट बोलता है मैं खुद को इसकी ब्रांचेस के पीछे छुपा देता हूँ, इसके पत्तों के पीछे छिपा देता हूँ और सारी दुनिया पे जासूसी करता हूँ छिप के। स्पाई मतलब जासूसी करना, ठीक है, स्पाई मतलब बहुत सीक्रेटली। बच्चों थर्ड पार्ट देखो, माय फर्स्ट फ्रेंड वाज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल। तो वो बता रहा है कि मेरा पहला दोस्त एक स्क्वायरल था। माय फर्स्ट फ्रेंड वाज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, ठीक है, मेरा पहला दोस्त एक स्क्वायरल था। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू एयर। तो वो जो उसका पहला दोस्त था वो स्क्वायरल था, और वो क्या करता था, उसका बैक आर्क करता था और स्निफ करता रहता था। आर्किंग हिज बैक मतलब वो अपनी बैक से आर्किंग का मतलब होता है कर्विंग, वो बैक कर्व। स्क्वायरल जो होती है, स्क्वायरल का मतलब आपको पता होगा, जो हम उसको गुजराती में आप लोग खिसकोली बोलते हो। स्क्वायरल जो होती है, स्क्वायरल गिलहरी बोलते हैं, ठीक है। गिलहरी जो होती है वो अपनी बैक कर्व कर रही है, स्निफ कर रही है, स्निफ मतलब सूंघ रही है एयर में। तो वो उसकी पहली दोस्त बनी, जो हमारे ये जो ऑथर हैं उनकी पहली दोस्त छोटी सी ग्रे कलर की स्क्वायरल बनी, जो अपनी बैक कर्व कर रही है, स्निफ कर रही है। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्रिवेसी। पर वो सबसे पहले ऐसे लग रहा था कि उसको गुस्सा आ रहा है। ही सीम्ड एट फर्स्ट, स्क्वायरल को गुस्सा आ रहा था कि वो मतलब वो उसकी प्रिवेसी में घुस रहा है। ऑथर जब उसके नज़दीक जाता था तो डिसलाइक करती थी। इन्वेशन मतलब जब वो उसकी इंटरफेयर करता था तो उसे गुस्सा आता था। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटेपल्ट और एयर गन ही बिकेम फ्रेंडली। पर फिर जब उसने देखा, स्क्वायरल ने नोट किया कि जो पोएट है वो अपने साथ कुछ मतलब कैटेपल्ट मतलब गुलेल नहीं ला रहा है या एयर गन नहीं ला रहा है उसको परेशान करने के लिए, तो वो फ्रेंडली हो गया। तो गिलहरी पहले स्क्वायरल फ्रेंडली नहीं था, पर जब उसने देखा कि भाई ये आ रहा है तो वो फ्रेंडली हो गया कि भाई फिर बाद में फ्रेंडली हो गया वो पोएट ऑथर के साथ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड। फिर जब वो उसके अपने साथ वो टुकड़े लाने लगा केक के, बिस्किट के और केक के टुकड़े लाने लगा, तो वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया। ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, बहुत बोल्ड हो गया। और फिर वो उसके हाथ से वो छोटे छोटे पीसेस लेके जाने लगा। एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड, मतलब उसके हाथ से छोटे छोटे खाने के टुकड़े ले जाने लगा।
Before long he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. फिर वो क्या करने लगा, वो उसके पॉकेट में सर्च करता था घुस के, और वो जो भी उसको मिले अंदर से वो खाता था. He was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. तो बोले वो छोटा सा एक स्क्वायरल था और उसके जो सारे रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे स्क्वायरल के, स्क्वायरल के जो सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे वो उसको फुलिश समझते थे, वो उसको बेवकूफ़ समझते थे कि वो किस तरह से एक इंसान को ट्रस्ट कर सकता है. मतलब वो हठी था, वो मतलब वो हट करता था, वो जिद था कि भाई मैं इंसान का सुनूंगा. मतलब वो सब उसको समझाते थे कि इंसान भाई लायक नहीं है विश्वास के, बट स्क्वायरल हठी था. ठीक है. सो फिर से माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल. मेरा जो पहला दोस्त था वो छोटा सा ग्रे स्क्वायरल था. उसकी जो बैक थी वो कर्व थी और वो स्निफ कर रहा था एयर में. ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्रिवेसी. तो उसको शुरू में ऐसे लगा कि मैं डिसलाइक कर रहा उसको, मतलब डिसलाइक उसकी प्रिवेसी में एंटर होना उसको पसंद नहीं था. बट when he found that I did not arm myself with catapult और एयर गन, फिर जब उसने देखा कि मेरे पास ऐसा कुछ हथियार नहीं है, he became friendly, वो फ्रेंडली हो गया. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसीस ऑफ केक, और फिर जब मैं अपने साथ केक के पीसीस लाया, बिस्किट्स लाया, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड. सो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया और वो धीरे धीरे उसके हाथ से छोटे छोटे पीसेस ऑफ फूड लेने लगा. और बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड. और वो उसके पॉकेट में भी घुस के चीज़ें सामान ढूंढता था. बहुत ज़्यादा यंग स्क्वायरल था, छोटी एज का. हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो सारे उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स थे वो उसको पागल समझते थे कि एक इंसान को कैसे ट्रस्ट कर सकता है. फोर्थ पैराग्राफ. इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियान ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिक्स, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, मैना and crows squabbling with one another. तो बता रहा है कि जब स्प्रिंग सीजन आती थी तो स्प्रिंग सीजन में बनियान ट्री में छोटे छोटे लाल कलर के फिग लग जाते थे. सो फिग का मतलब क्या होता है? अंजीर. ठीक है. सो छोटे एक फ्रूट होता है अंजीर, तो छोटे छोटे लाल कलर के अंजीर लग जाते थे. तो हर तरह के बर्ड्स वहाँ पे, हर तरह के बर्ड्स वहाँ इकट्ठे हो जाते थे वहाँ के ब्रांचेस पे. और जो बुलबुल था रेड बॉटम, मतलब नीचे से लाल कलर का बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रीडी, मतलब वो खुश होता था और लालच भी थी उसे फिक्स की. फिर पैरट्स आते थे, मैना आते थे. क्रोज स्क्वैबलिंग विद वन अनदर, स्क्वैबलिंग मतलब लड़ते लड़ते क्रोज भी आते थे. ठीक है. फिर ड्यूरिंग, यहाँ ग्रीडी क्यों कहा गया है बुलबुल को? क्योंकि इसको लालच थी, मतलब वो अंजीर की लालच में आता था वहाँ. पैरट्स, मैना, क्रोज, स्क्वैबलिंग मतलब लड़ते लड़ते आते थे. ड्यूरिंग द फिक्स सीजन द बनियान ट्री वॉज द नॉइसिएस्ट प्लेस इन द गार्डन. तो जब वो अंजीर का सीजन था तो तब ये जो बनियान ट्री था वो सबसे ज़्यादा वहाँ शोर हुआ करता था गार्डन में. ठीक है. सो फिफ्थ पैराग्राफ. Halfway up the tree I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. वो कह रहा है ट्री, आधा ही ट्री था. halfway up the tree I had built a crude platform. तो बोल रहा है ट्री मतलब यहाँ आधा ट्री था तो यहाँ मैंने एक क्रूड प्लेटफॉर्म बना लिया था. प्लेटफॉर्म क्रूड मतलब ऐसे ही रफ, ऐसे गंदा प्लेटफॉर्म बना लिया था, रफ प्लेटफॉर्म बना लिया था. वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, जहाँ पे मैं पूरी दोपहर बैठ जाता था. व्हेन इट वॉज नॉट टू हार्ड, मतलब जब बहुत गर्मियाँ नहीं होती थी तो मैं वहाँ बैठ जाता था. आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम. सो वो क्या करता था ऑथर, वो प्रॉप मतलब ट्री पे ऐसे अपना ट्री पे झुक जाता था, लीन करता था. आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री, मतलब ऐसे ट्री पे एकदम झुक जाता था लेट के
और कुशन होता था उसके पीछे। लिविंग रूम से प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम। सो लिविंग रूम से कुशन लाता था और वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे वो लेट जाता था। ट्रेजर आइलैंड, हक्कलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल। तो ये कौन कौन सी स्टोरीज पढ़ता था वहाँ बैठ के राइटर? वो पढ़ता था ट्रेजर आइलैंड, हक्कलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल। ये 3 किताबें पढ़ता था, कहानियाँ पढ़ता था। ये किताबें पढ़ा करता था, ट्रेजर आइलैंड, हक्कलबेरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी। तो वहाँ पे वो वहाँ जाके ये किताबें पढ़ता था, मतलब उस प्लेटफॉर्म पे ये किताबें रख देता था और फिर जाके वहाँ बैठ के आराम से पढ़ता था। ये है पेज 127, मतलब उसने बनियान ट्री पे एक अपनी छोटी सी लाइब्रेरी भी बना दी थी। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. अब बोल रहा है जब मुझे पढ़ना नहीं पसंद आता था, जब मेरा पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, तो मैं लीव्स से नीचे देखता था। मतलब जब पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी तो मैं लीव्स से नीचे देखता था। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ मोंगूज एंड अ कोबरा। तो कह रहा है मतलब जब मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी तो मैं नीचे देखने लग जाता था, लीव से नीचे देखने लग जाता था, नीचे की दुनिया देखने लग जाता था। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन भरी दोपहर में क्या हुआ, आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स। ग्रैंड स्टैंड व्यू मतलब क्लियर व्यू, मतलब वो बेस्ट पोजीशन पे था। ग्रैंड स्टैंड व्यू मतलब अ क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजीशन। इस लार्ज कवर्ड वहाँ पे मतलब आराम से वो नीचे देख सकता था। वैसे ग्रैंड व्यू मतलब बहुत बढ़िया उसको देख पा रहा था नज़ारा। ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ मोंगूस एंड अ कोबरा। तो बिल्कुल क्लियरली उसको मोंगूस और कोबरा के बीच में लड़ाई होती दिख रही थी। भाई मोंगूस और कोबरा झगड़ रहे हैं। पार्ट 2, द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग गार्डनर इनटू द हाउस। तो बोल रहा है, राइटर बता रहा है, इतनी ज़्यादा गर्म हवा चल रही थी, वार्म ब्रीज चल रही थी समर की, कि हर कोई गार्डन समेत घर में चला गया था। द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। तो हर कोई घर के अंदर चला गया था। आई वॉज फीलिंग ड्राउसी माई सेल्फ, मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोस। उसने सोचा, उसको भी इतनी ज़्यादा सुस्ती चढ़ रही थी, तो उसने कहा कि चलो मैं पॉन्ड में जाता हूँ और रामू के साथ स्विमिंग करता हूँ, बफेलोस के साथ। When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, तो उसने क्या देखा, उसने देखा, राइटर ने जब ऊपर बैठा हुआ था तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा काला कोबरा निकला और वो ग्लाइड कर रहा था, स्मूथली मूव कर रहा था। ग्रुप ऑफ कैक्टस, मतलब कैक्टस के ग्रुप से वो मूव कर रहा था। एट द सेम टाइम अ मोंगूस इमर्ज फ्रॉम द बुशेस, और उसी टाइम झाड़ियों से एक मोंगूस भी निकला। सो बुशेस से, झाड़ियों से, ट्रीज से एक मोंगूस भी निकला और वो सीधा कोबरा के सामने जाके खड़ा हो गया। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियान ट्री, मतलब जब वो बनियान ट्री से नीचे देखा, मतलब बनियान ट्री के आजू बाजू वो एरिया थी वो एकदम क्लियर थी, मतलब वहाँ ट्रीज वगैरह नहीं थे। सो मतलब ओपन स्पेस फॉरेस्ट की, जहाँ पे इन अ क्लियर बीनीथ मतलब बनियान ट्री के बाजू में। सो बनियान ट्री के बाजू में खाली जगह थी, बनियान ट्री के बाजू में ही खाली जगह थी। और इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस, और वो लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए। The cobra knew only too well that the grey mongoose 3 feet long was a superb fighter. So वो जो बनियान ट्री के आजू बाजू जो खाली जगह थी और सनशाइन बहुत ब्राइट थी, मतलब सूर्य की किरणें पड़ रही थी, और ये दोनों आमने सामने थे, कोबरा और स्नेक आमने सामने थे। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे mongoose 3 feet long was a superb fighter, clever and aggressive. कोबरा को पता था कि वो जो ग्रे मंगूज है, ये जो मंगूज है, नेवला है, जो कि 3 feet लॉन्ग है, वो बहुत अच्छा फाइटर है,
क्लेवर है, अग्रेसिव है, बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। पर सामने जो कोबरा था वो भी स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। वो आराम से मूव कर सकता था और वो लाइट की एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो बिजली की तेजी से वो स्ट्राइक कर सकता था। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। सो कोबरा जो था वो स्किलफुल था, एक्सपीरियंस था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हुनर था, एक्सपीरियंस फाइटर था। वो स्विफ्टली मूव कर सकता था और वो ज़ोर से स्ट्राइक कर सकता था, उस पर अटैक कर सकता था, स्पीड की लाइट की तेजी जितना वो तेज था। एंड द सेक्स मतलब बैग जैसा था, मतलब एक एनिमल या प्लांट के पास बैग जैसा होता है। सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, फैंग्स मतलब टीथ। सो उसके जो लॉन्ग शार्प टीथ थे उसके नीचे जो सैक था, उसके पीछे जो सैक था उसमें बहुत सारा डेडली पॉइजन था। मतलब उसके दांतों के बाजू में जो ऐसे सैक छोटा सा ऐसे थैली जैसा था, उसके दांतों के बाजू में ही स्नेक के, कोबरा के, उसमें पॉइजन था। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस। तो ऊपर से ऑथर सोच रहा है आज तो मैं चैंपियनों की लड़ाई देखने वाला हूँ, मतलब सांप और नेवले की लड़ाई, चैंपियंस की लड़ाई देखने वाला हूँ। सो पेज नंबर 9 पे, पेज 128। सो हिजिंग डिफियंस, डिफियंस मतलब हिजिंग मतलब हिस कर रहा था वो कोबरा, हिजिंग साउंड निकाल रहा था। डिफियंस मतलब रिबेलियन, मतलब एक वो रोकना चाहता था, रेजिस्ट कर रहा था। हिज फॉक्ड टंग डार्टिंग इन, और उसकी जो टंग थी मतलब नुकीली जीभ थी, डार्टिंग इन वो क्विकली मूव कर रही थी। आपने देखा होगा किस तरह से सांप अपनी जो जीभ अंदर बार करता है। एंड आउट मतलब अंदर बार हो रही थी। द कोबरा रेज्ड 3 ऑफ हिज 6 फीट ऑफ द ग्राउंड। सो जो कोबरा है वो रेज्ड 3 ऑफ हिज 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, वो खड़ा हो गया ग्राउंड पे, मतलब 6 फीट का कोबरा होता है, 3 फीट खड़ा हो गया। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टेकल्ड हुड, और फिर उसने अपना फन फैलाया। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टेकल हुड मतलब उसने फिर अपना फन फैलाया। स्पेक्टेकल मतलब वो जो इतना विशाल देखने लायक उसका हुड था वो फैलाया। द मॉन्गूस बुश्ड हिज टेल, और सामने मॉन्गूस ने भी अपनी पूंछड़ी हिलाई। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसके जो मॉन्गूस के बाल थे, लंबे लंबे बाल थे, जो नुकीले बाल थे, वो खड़े हो गए उसकी पीठ पे। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. So वो जो लड़ रहे थे, ये दोनों जो लड़ाके थे, सांप और नेवला जो थे, इनको पता नहीं था कि भाई ये जो लड़ने वाले कॉम्बेटेंट्स मतलब जो लड़ाई करने वाले थे, उनको पता नहीं था कि मैं ऊपर बैठ के इन्हें देख रहा हूँ। वो लड़का भाई ऊपर बैठ के इन्हें देख रहा है। They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. पर इनको 2 और लोगों के आने का पता लग गया। कौन थे और 2 लोग इनकी लड़ाई देखने वाले? One was a मैना and other a जंगल क्रो। एक मैना आ गई इनका झगड़ा देखने और दूसरा एक जंगली कौवा। They had seen these preparations for battles and had settled on the cactus to watch the outcome. So they had seen these preparations for battle. तो उन्होंने ये ऐसी लड़ाई कब देखी थी? ऐसी लड़ाई उन्होंने जब जंग लड़ी जाती है तब देखी थी। And had settled on the cactus. और वो लोग कहाँ सेटल हो गए? कैक्टस पे सेटल हो गए। टू वॉच द आउटकम। सो वो लोग कैक्टस पे बैठ गए। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अगर वो खाली देखते ही रहते ना तो उनके लिए सब अच्छा था। मतलब मैना और क्रो वो दोनों इनकी लड़ाई देखने आ गए, और ये इन्होंने पहले भी ऐसी लड़ाइयाँ देखी थी, और वो आके कैक्टस पे बैठ गए ताकि लड़ाई की रिजल्ट क्या होती है। पर इन लोगों को संतोष नहीं था सिर्फ लड़ाई देखें।
तो कोबरा है पेज नंबर 129 पे। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। तो कोबरा जो है वो डिफेंसिव खड़ा था। डिफेंसिव का मतलब खुद की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा था, और स्वेइंग मतलब धीरे धीरे हिल रहा था, मतलब हिलता हुआ धीरे धीरे डिफेंसिव वे में जा रहा था, कोने कोने से जा रहा था। और वो मोंगूज को मेस्मराइज करने की कोशिश कर रहा था, मतलब मेकिंग अ फॉल्स मूव। वो मतलब वो उसको सम्मोहित मोंगूज की आंखों में डाल के देख रहा था, ताकि वो उससे मेस्मराइज हो जाए, सम्मोहित हो जाए और कुछ गलत करे। बट द मोंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनविकिंग आईज एंड रिफ्यूज टू मीट देम। पर मोंगूज को पता था कि वो जो कोबरा है, पावर ऑफ ओपोनेंट्स मतलब कोबरा। ओपोनेंट कौन था? ओपोनेंट मतलब जो उससे सामने लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? कोबरा। तो कोबरा की ग्लासी मतलब ऐसी उसकी आंखें ग्लास जैसी थी, शीशे जैसी आंखें थी। उसको पता था कि कोबरा की आंखों में पावर है। अनविंकिंग आइज, वो पलके भी नहीं झपका रहा था कोबरा। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, तो इसलिए वो उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल रहा था। कौन? मोंगूज कोबरा की आंखों में आंखें नहीं डाल रहा था। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड। इस मतलब फिर मोंगूज ने क्या किया? मोंगूज ने अपनी आंखें कहाँ गड़ा के रखी? मोंगूज ने अपनी आंखें कोबरा के हुड के नीचे, मतलब उसने उसकी गर्दन पे ही अपनी आंखें गड़ा के रखी। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड। उसने कोबरा के फन के नीचे अपनी आंखें टिका के रखी। एंड ओपनड द अटैक, और उसको अटैक करने लग गया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन कोबराज रीच। अब वो आगे की तरफ आता जा रहा था, क्विकली क्विकली आता जा रहा था, और वो कोबरा के बिल्कुल सामने आ गया। द मोंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, और उसने मतलब ऐसे दिखाया कि भाई मैं तेरी तरफ आ रहा हूं। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और कोबरा ने क्या किया? स्ट्रक किया उसे। स्ट्रक करना मतलब उसने अटैक किया, कोबरा ने उसे अटैक किया। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मोंगूज। पर वो उसने अपना फन इतनी तेजी से नीचे किया कि ऑथर को लगा कि भाई अब तो नेवला गया, मोंगूज गया, क्योंकि वो इतनी जोर से नीचे की तरफ उसका फन उसने फैलाया। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड। पर वो जो छोटा सा मोंगूज था वो तुरंत जंप कर गया एक तरफ, मतलब जैसे ही उसका फन उसकी तरफ वो जंप कर गया। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। और उसने क्या किया? स्नेक को उसकी पीठ पे काट खाया। एंड डार्टिंग अवे अगेन, और फिर से वो आगे की तरफ बढ़ गया, ठीक है, उसकी पहुंच से दूर। तो मतलब देखो क्या हुआ, फिर से देखो। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन कोबराज रीच। जो नेवला था वो बिल्कुल कोबरा की रीच में आ गया था। मोंगूज ने प्रिटेंड किया कि वो एक साइड मूव हो रहा है, तो कोबरा ने उस पर अटैक किया। तो वो इतनी ज्यादा जल्दी नीचे आया, तो मतलब ऊपर से ऑथर को लगा कि अब तो नेवला गया। पर नेवला इंटेलिजेंट था, तुरंत वो स्पीडी था, तो तुरंत वो एक साइड मूव हो गया और स्नेक को उसकी पीठ पे बाइट कर दिया, और फिर से वो आगे की तरफ बढ़ गया। At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him, only to collide heavily in midair. और उसी टाइम क्या हुआ? कोबरा ने अटैक किया। कोबरा अटैक दैट एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा अटैक। उसी समय जब कोबरा ने अटैक किया, मतलब जब कोबरा को ऐसे चोट लगी, द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्व्स एट हिम। तो उन्होंने क्या किया? क्रो और मैना उसकी तरफ जाने लगे। जैसे ही कोबरा घायल हुआ ना, तो क्रो और मैना उसकी तरफ जाने लगे। ओनली टू कोलाइड हैवीली इन मिड एयर। पर वो गए और वो हवा में एक दूसरे से टकरा गए। श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। और वो एक दूसरे को इंसल्ट करते करते, चीखे मारते मारते वो वापस कैक्टस प्लांट पे जाके बैठ गए। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टर्ड ऑन द कोबरास बैक। अब कोबरा की पीठ पे खून दिख रहा था, ठीक है। तो मतलब जैसे ही कोबरा घायल हुआ, तो जो मैना और क्रो बैठे हुए थे वो कोबरा की तरफ जाने लगे, और फिर वो उसकी तरफ जब गए तो कूदे,
तो वैसे ही वो हवा में एक दूसरे से टकरा गए और फिर एक दूसरे को गाली देते देते वो फिर से उस कैक्टस पे जाके बैठ गए। ठीक है, मतलब वो शायद वो भी कोबरा को ऐसे खाने वाने आ रहे होंगे, अटैक उनको लगा होगा, मर गया तो उसका मांस खाने आ रहे होंगे, वैसा हो सकता है। मतलब फिर एक दूसरे को गालियां, मतलब कोबरा समझ गया होगा तो एक दूसरे से टकरा के वापस चले गए होंगे। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन, द मोंगूज स्प्रैंग असाइड, फिर से कोबरा ने अटैक किया पर फिर उसका अटैक मिस हो गया। अगेन द मोंगूज स्प्रैंग असाइड, फिर से वो जंप कर गया, स्प्रैंग मतलब जंप कर गया मोंगूज साइड में। जंप्ड इन एंड बिट, वो फिर से जंप करने लगा। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, फिर से वो दोनों बर्ड्स फिर से स्नेक की तरफ आए, मैना और क्रो, फिर से वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, मतलब फिर से वो दोनों बर्ड्स फिर से स्नेक की तरफ आ रहे थे और फिर से वो कैक्टस में फिर से चले गए टकराते टकराते। मतलब इस लड़ाई में शामिल कौन होना चाह रहा था? इस लड़ाई में मैना और क्रो भी शामिल होना चाह रहे थे, वो भी स्नेक को अटैक करना चाह रहे थे, पर वो डर के फिर से एक दूसरे से टकराते टकराते फिर लौट जा रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो वो घड़ी घड़ी अटैक करने आ रहे थे और फिर वापस कैक्टस की तरफ चले जाते थे। फिर पेज नंबर 130 पे, द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस। सो जो तीसरा राउंड चालू हुआ, मतलब जो तीसरा फिर से ये जब सब चालू हुई लड़ाइयाँ, बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस, तो एक डिफरेंस था, एक इस ड्रामा में एक बदलाव हुआ। क्या? द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमिन्ड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स डाइव्ड एट द कोबरा, अभी भी क्रो और मैना को इन सब में टांग अड़ानी थी, इन सब एक्टिविटीज में घुसना था, मतलब एक्शन और एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। तो उन क्या हुआ? द क्रो एंड मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द डाइव्ड एट द कोबरा, वो कोबरा की तरफ डाइव किए, उड़ के गए, फ्लू डाउन टू कोबरा, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क, पर इस बारी उन्होंने एक दूसरे को मिस कर दिया और मतलब टारगेट भी मिस कर दिया अपना। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच इट्स पर्स, तो मैना ने तो क्या किया, वापस जाके अपनी सीट पे बैठ गई, जहाँ कैक्टस पे थी वो वापस वहां जाके बैठ गई। बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, पर क्रो ने क्या किया, वो स्टॉप हो गया, उधर ही बीचों बीच स्टॉप हो गया और उसने अपना मुड़ के देखा। एक ही सेकंड में उसने खाली ऐसे मुड़ के ही देखा क्रो ने पीछे, कोबरा ने अपना जो सडनली कोबरा मूव हुआ और उसने उसको जोर से हिट किया, किसको? क्रो को। मैना तो उड़ के वापस अपनी पोजीशन पे चली गई और कोबरा ने विप किया, विप्ड बैक, मतलब वो फिर सडनली पीछे मुड़ के आया और उसने उसको जोर से हिट किया। हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोस बॉडी, तो उसने इतनी जोर से अपने मतलब माउथ से, अपने नोज से उसको हिट किया, जोर से क्रो को हिट किया। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन, तो वो कहाँ जाके गिरा क्रो? वो क्रो 20 feet अक्रॉस द गार्डन, मतलब वो आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन, मतलब वो जाके कहाँ? 20 feet गार्डन के फेंका गया, मतलब 20 feet से फेंका गया। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल, तो थोड़ी देर वो फड़फड़ाया और फिर मर गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, अब मैना तो वहीं कैक्टस प्लांट पे ही रही। एंड व्हेन द स्नेक एंड द मोंगूज रिटर्न टू द फाइट वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, तो जब मैना ने देखा कि भाई क्रो की ऐसी हालत हो गई, तो मतलब स्नेक और मोंगूज फिर से जब लड़ने लगे, उसने बहुत ही समझदारी दिखाई और उसने सोच लिया कि भाई अब तो इसमें इनके बीच नहीं पड़ना। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मोंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, कोबरा अब वीक पड़ता जा रहा था क्योंकि पीछे, पीठ के पीछे उसने दांत गड़ा दिए थे और अभी अभी उसने क्रो को भी मारा था। मोंगूज बिना डरे वो वॉक कर रहा था। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, तो मोंगूज अपने छोटे छोटे पैरों पे खड़ा हो गया। एंड विद द लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और फिर मतलब बिजली की तेजी से उसने उस बड़े स्नेक पे रेज्ड इटसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट एंड विद द लाइट हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, उसने बड़ी तेजी से उस स्नेक पे हमला किया।
और उसने उसको उसके मुंह से पकड़ लिया। स्नाउट मतलब उसका मुंह, तो उसने स्नेक को अपने मुंह से पकड़ लिया। द कोबरा रिदेड एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर। तो अब वो जो कोबरा है वो तड़पने लगा। सो कोबरा एकदम डर के तड़पने लगा और वो जकड़ लिया उसने मोंगूस को। कोबरा ने मोंगूस को जकड़ लिया, बट टू नो अवेल, पर मोंगूस का कुछ नहीं कर सक रहा था। सो आज हम यहीं एंड करते हैं। वी आर एंडिंग दिस लेक्चर हेयर ओनली। हम देख रहे हैं मोंगूस और कोबरा की लड़ाई, और मोंगूस और कोबरा की लड़ाई में क्रो मर गया, मतलब क्रो बीच में आया तो कोबरा ने उसको जोर से झटका, इतनी जोर से झटका कि वो जाके जमीन पे गिर पड़ा, मर गया। और अब कोबरा और स्नेक की लड़ाई, स्नेक और मोंगूस की लड़ाई चल रही है। तो मोंगूस जो है वो फिर से उसको अटैक कर रहा है। वो घड़ी कभी पहले उसने पीठ पे अटैक कर चुका है, वो खूना खून हो चुका है पीठ से, और अब वो उसके मुंह पे अटैक कर रहा है। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर। आज आपको सिर्फ रीड करना है ये चैप्टर। हमने आज चैप्टर चालू किया था और पेज नंबर 124 से ये चैप्टर स्टार्ट किया था, एंड यू हैव टू रीड टिल पेज नंबर 131। एंड आपको सिर्फ आज होमवर्क में ये करना है, सारा चैप्टर रीड करना है, एंड जो इसके वर्ड मीनिंग्स हैं साइड में मुझे वो लिख के भेजने हैं। दीज आर द वर्ड मीनिंग: स्पाई, रिसेंट, मॉर्सल्स, डेल्विंग। और फिर यहाँ पे ये इस पेज पे हैं, और फिर इस पेज पे ये सारे वर्ड मीनिंग्स हैं जो भी, ये सब आपको लिख के मेरे को व्हाट्सएप करने हैं। ठीक है, सो दीज थिंग्स यू हैव टू व्हाट्सएप मी। ठीक है, पूरे चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। सो with this I am ending my this lecture. Just read the entire chapter properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you. This is me, your Shika ma'am, thanking you again and requesting you to do the work as said in the lecture. Thank you. Thanks a lot.